नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का नया चैप्टर देखने जा रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारे चैप्टर कर चुके हैं। आज अगला चैप्टर है हम लोगों का जीत जीत मैं निखरत जाऊँ, जो उसकी साक्षात्कार है बिरजू महाराज के द्वारा ये रचित है। और इसमें क्या कुछ है वो सारे कुछ हम आपको बताएंगे, पूरा स्टोरी हम आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी अभ्यर्थी अभी तक क्लास नहीं लिए हैं वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे और आप लोग क्लासेज मंगा सकते हैं, ये नोट्स मंगा सकते हैं। तो ये सारा कुछ इसमें दिया गया है, आपका क्वेश्चन इसी से रहने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेखक को नृत्य की तालीम किससे मिली और लेखक अपने को किसका शागिर्द मतलब मानते थे। मतलब ये साक्षात्कार है, मतलब कि बिरजू महाराज साक्षात्कार जैसे इंटरव्यू होता है ना, उस तरीके से बता रहे हैं। इंटरव्यू का अर्थ ही होता है साक्षात्कार। तो लिखेंगे प्रस्तुत प्रश्न जित जित मैं निखरत हूँ शीर्षक साक्षात्कार से संकलित है, बिरजू महाराज द्वारा ये रचित है। ठीक है, इसमें नृत्य को लेकर सारा कुछ बताया गया है। और इसके बाद आप लोगों का 2 क्लास में हिंदी समाप्त हो जाएंगे, तो संस्कृत व्याकरण की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और संस्कृत व्याकरण के कवर करेंगे। लेखक पंडित बिरजू महाराज को नृत्य की तालीम उनके पिता से मिली थी। नृत्य की तालीम किससे मिली थी? तो उनके पिता से मिली थी। लेखक अपने को अपने पिता के शागिर्द मानता था। किसका शागिर्द मानता था? अपने पिता का शागिर्द मानता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे। तो बिरजू महाराज जो वाद्य यंत्र बजाते थे वो अपने बारे में बता रहा है सारा कुछ। उसका नाम, ये जो टॉपिक है इसका नाम ही है साक्षात्कार। तो बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी, सरोद, तबला बजाते थे, जो कि तबला में वो बहुत ही निपुण थे। इतने सारे कुछ वो बजाते थे। और वो प्रस्तुत प्रश्न वाले जो बताए हम आपको वो लिख दीजिएगा, तो आपका 2-3 लाइन और बढ़ जाएंगे। इसमें मतलब कि इतना ध्यान रखिएगा कि बिरजू महाराज जो है वो मतलब नृत्य करते थे। बहुत सारे उसको जो नृत्य संबंधित जो कलाएँ होती वो आते थे, जैसे कि सितार बजाना, गिटार बजाना, हारमोनियम, बांसुरी, सरोद, तबला, ये सब उनको बजाना आता था। तो ये मतलब बिरजू महाराज के बारे में यदि पूछा जाए तो ये आप ये सब बता सकते हैं। बिरजू महाराज एक वाद्य यंत्र बजाते थे, ये इतनी सारी चीज़ उसको बजाने आता था। बस इसी के इर्द गिर्द इसका रहने वाले एक और इसका क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा टॉपिक देखते हैं कि बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किससे और कब देनी शुरू की। तो बिरजू महाराज ने संगीत भारती में, पहले हिंदुस्तान का म्यूजियम डांस एकेडमी होती थी, उसमें नौकरी को छोड़कर लखनऊ आ गए। क्या क्या? पहले उसको संगीत भारती में नौकरी मिली थी, लेकिन उसको छोड़कर कहाँ आ गए? लखनऊ आ गए। भारतीय कला केंद्र पूसा रोड में नियुक्त हुए। कहाँ पे नियुक्त हुए? भारतीय कला केंद्र पूसा रोड में नियुक्त हुए। तब वहाँ उसे रश्मि नामक एक लड़की, एक मतलब सयानी लड़की मिली और उन्हीं को वो शिक्षा देना प्रारंभ किया था। तो यदि आपसे पूछा जाए कि नृत्य की शिक्षा कब और कहाँ देना शुरू किया, तो बिरजू महाराज जी लखनऊ में आए थे, जो कि संगीत की जो भारतीय संगीत सी संगीत भारती उसमें नौकरी छोड़कर लखनऊ आए थे और वहाँ पर एकेडमी ज्वाइन किए। और वहीं पे उसे एक रश्मि नाम की एक लड़की मिली थी जो सयानी थी, उसी को शिक्षा देना प्रारंभ किया था और उसी को सयानोपूर्वक नृत्य की शिक्षा दी। अगला है कि अभिनव यात्रा वृत्तांत, जो कि अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। क्या है? अभिनव यात्रा वृत्तांत, जो किसके द्वारा लिखा है? अशोक वाजपेयी के द्वारा। ये क्या कर रहे हैं कि हर वर्ष अभिनव में कब और कैसे समारोह हुआ करता था। मतलब हर वर्ष अभिनव में कैसे समारोह हुआ करता था, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो लिखेंगे प्रस्तुत प्रश्न अभिनव यात्रा वृत्तांत शीर्षक से संकलित है, अशोक वाजपेयी द्वारा रचित है। अभिनव में हर वर्ष गर्मियों में फ्रांस, यूरोप और एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंगमंच समारोह किया जाता था। और इस समारोह में क्या होता था? नाट्य मंच के साथ साथ गायन आदि की जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो प्रस्तुत किए जाते थे। मतलब ये क्या था? यहाँ पर मतलब कार्यक्रम होते थे, हर वर्ष होते थे। और इसमें मतलब बहुत सारे लोग आते थे। इसमें यूरोप से, फ्रांस से और बहुत सारे प्रसिद्ध कलाकारें होती थी। इसमें लोकप्रिय समारोह आयोजित किया जाता था। इसमें यदि हम कहें तो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते थे, नाच और गान के दोनों साथ। उसके बाद है कि ला त्रिशूल के निर्देशक
को किस बात पर अचरज हुआ था, मतलब लाल त्रिशूल के किस बात पर अचरज हुआ था। इस सबसे कम क्वेश्चन आने की चांसेस है, इसलिए हम लोग इस टॉपिक से सिर्फ आपको बता देते हैं कि क्या हुआ था, और जहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो सारे हमने आपको बताए भी हैं। तो लेखक ने ला शत्रुज में जो पाया उसे उसके प्रति वह कृतज्ञ है। उसने वहाँ जो गवाया उसके लिए उसके मन में गहरी पीड़ा थी। क्या थे उसके मन में जो गवाया था वहाँ पर उसके लिए बहुत ही गहरी उसकी पीड़ा थी। उसकी बहुत स्टोरी है, उतना अभी जानने की हम लोगों की ज़रूरत भी नहीं है। ये हम लोग परंपरा वाला बहादुर हम लोग देख चुके थे। उसके बाद नौबतखंड 3-4 और बच रहा है, हमको लगता है 1 से 2 क्लास में हम लोगों का हो जाएगा। ठीक है, मछली हम लोग देख लेते हैं, 3 चैप्टर आज हो जाएगा। मछली चैप्टर जो है वो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा ये मछली चैप्टर लिखा गया है, जो कि आपको इसमें मछली के रिगार्डिंग क्या कुछ इसमें हुए थे वो सारा कुछ आपको बताए जाएंगे। इसमें अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आने की चांसेज है। इस टॉपिक्स को आपको अच्छा से पता होनी चाहिए, और हम आपको बता देते हैं क्या कुछ हुआ था। मछली को लेकर लेखक का अभिलाषा क्या थी? कह रहा है कि मछली को लेकर लेखक की अभिलाषा क्या थी। तो प्रस्तुत प्रश्न शीर्षक कहानी से संकलित मछली शीर्षक कहानी से संकलित है, जो कि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा ये रचित है। मछली को लेकर लेखक की अभिलाषा थी कि वह पिताजी से उसने एक मछली मांग लेगा और कुएं में डालकर बड़ा करेगा। मतलब कि लेखक की अभिलाषा थी कि वह पिताजी से उसने एक मछली मांग लेगा और क्या करेगा, उसमें कुआं में देकर बड़ा करेगा। जैसे आप लोग छोट में किसी के घर में मछली आते होंगे, तो अगर ज़िंदा रहता था तो वो सोचते थे इसको हम पानी में रखेंगे तो वो ज़्यादा बड़ा होंगे तो हम उसको देखेंगे। तो यही सोच है, यही अभिप्राय था। उसके बाद क्या हुआ, जब मन होगा उस मछली को वह बाल्टी से निकाल लेगा और उसके साथ बच्चे मिलकर खेलेंगे। लेकिन ऐसा तो उसको इतना नहीं पता था बच्चे कि वो उसको हम पानी से निकालेंगे तो मर जाएगा। लेकिन उसका मन था कि अब जब हम चाहे मछली को पानी से निकाल कर बाल्टी से और उसके साथ खेलेंगे। मन बहल जाने के बाद वह उसे फिर कुएं में डाल देगा। ये मतलब इस तरीके से वो सोच रहे थे, मतलब इस तरीके से उसका अभिप्राय था। लेकिन संतु, अब वह मतलब ये संतु को लेकर बताए जा रहे थे। संतु मछली को लेकर क्यों भाग गए, ये आपसे पूछ रहा है। तो मछली को देखा ना, जैसे कि मछली आया तो उसको काट रहा था। उसके घर में कोई भग्गू नाम का था आदमी, वो काट रहा था। वो देखा ना काटे हुए, तो वो लेकर भागने लगा। वही कह रहा है कि भग्गू मछली काट रहा था, वो अजीब तरीके से काट रहा था। मछली को काटने का उसका जो ढंग था वो अत्यंत निर्मलतापूर्ण था। कुएं में डालकर मछली को बड़ा करने के लिए संतु मछली को लेकर भाग गया। जब देखा कि मछली को काट रहा है, मर जाएगा, तो वो मछली को लेकर संतु क्या किया, भाग गया और कुएं में डालकर जैसे कि बड़ा होने के लिए वो मछली को लेकर भाग के चला गया। अगला है कि लेखक ने मछली की आंखों में क्या देखा था। तो लेखक ने मछली कह रहा है कि लेखक मछली की आंखों में क्या देखा था। तो लेखक ने दोनों हाथों से मछली को उठाया, उसने मछली को अपने चेहरे के बिल्कुल पास किया और उसने अपने आँख और उसके आँखों में अपनी धुंधली धुंधली परछाई दिखाई पड़ी। जैसे ही मछली को आप अपने नज़दीक लाइएगा तो आपको उसमें कुछ दिखाएगा, अपने जैसे परछाई दिखेगा, या आपको उसमें दिखाएगा कि हम मेरा जो परछाई है वो बन रहा है हल्का हल्का। मतलब गौर से देखने पर ऐसा नहीं है कि आपका रियल में परछाई उसमें दिख रहा है, लेकिन उसमें मतलब कि उसमें होता है उसका ऐसा शेप होता है, उसमें नज़र आने लगता है। तो जैसे कि पानी में आपको अपना परछाई नज़र आते हैं, उस तरीके से उतना क्लियरेंस तो नहीं आता है, लेकिन आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर कुछ मेरे आकृति का बन रहा है। तो वही जब नज़दीक लाए, पास लाए, तो उसकी आंखों में क्या धुंधली धुंधली परछाई दिख पड़ रही थी। लेखक समझ नहीं सका कि वह परछाई उसकी थी या मछली के रंग ही कुछ ऐसा था। मतलब कि वह लेखक महोदय इसमें कह रहे हैं कि वह नहीं समझ पाया कि वह उनकी परछाई बन रहा था मछली की आंखों में या उनका रंग ही वैसा था। तो
इस बात पे मतलब कि लेखक बहुत सोचे, लेकिन उसको ये पता नहीं चल पाया कि परछाई आखिर उसमें बन रहा था किसका, उसका खुद का या मछली का ही कुछ भाग, उसका ही रंग ही वैसा था। ये उसमें कंफ्यूज थे, उसको पूरा क्लियरली नहीं पता चल रहा है। यदि आपको पता चले तो आप अपने घर में जब मछली आएंगे तो उसको नज़दीक लाकर उठाकर देखिएगा कि उसको आँख में आपको क्या चीज़ क्लियरेंस दिखता है। अगला है कि संतू दीदी को टकटकी बांध कर क्यों देते। इसमें 2-3 कैरेक्टर से आपको पूछेंगे। एक संतू को लेकर आपको पूछा जाएगा तो आप समझ जाए संतू क्या चाहता था। वो चाहता था कि हम मछली को मतलब कुएं में रखे, बाल्टीन में रखे, जब चाहे जब हम निकाल के उसके साथ खेले, और जब चाहे उसमें रख के फिर बड़ा होने के लिए छोड़ दे। वो नहीं चाहता था कि मछली को मारे या काट दे। तो ये आप समझिए। उसके बाद लेखक महोदय के ये परछाई वाला आप समझिए कि कैसे क्या उसमें लिखना है। क्योंकि उसमें जब मछली को नज़दीक लाते हैं लेखक महोदय अपने आँख के नज़दीक दोनों हाथ से उठाकर, तो वो आँख में उसको कुछ दिखता है और वो पूरा जस्टिफाई वो समझ नहीं पाता है कि वो उसका परछाई है या मछली का खुद रंग ही वैसा है। उसके बाद है कि संतु दीदी को टकटकी बांध क्यों देख रहा था। तो संतु अपने दीदी को टकटकी बांध कर क्यों देख रहा था। संतु अपने दीदी को मतलब जैसे दीदी संतु को कंघी से सवार रही थी, तो जैसे किसी का बाल बांधा जाए तो वो उसके फेस आगे होते हैं ना, तो वो मतलब क्या कर रहे थे कि संतु अपनी बड़ी 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 आँखें से दीदी को सुंदरता को देखकर विस्मत चित्त से वह टकटकी बांध अपनी प्यारी बहन को देख रही थी। मतलब दीदी का अर्थ यहाँ प्यार, उसकी बहन थी, बड़ी होंगी तो इसलिए उसको दीदी बोल रही थी। तो वो मतलब कि दीदी को शोभा निखर रहा था कि मतलब जैसे संतू का केस बांध रही थी उसकी दीदी, तो वो अपनी दीदी के तरह ही टकटुक्की मारकर देख रही थी उसकी सुंदरता को, और मतलब कि उसकी शोभा को क्या रहे थे, निखार रही थी। तो इस तरीके से हम लोगों का आज ये 3 टॉपिक हम लोग कवर कर लिए, जो कि छोटा छोटा टॉपिक था, और जो बड़े टॉपिक थे वो हमने आपको बता रखे हैं। जिस जीत में निखर जाओ, ये बिरजू महाराज जी के जो द्वारा लिखा गया है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। साथ ही अशोक वाजपेयी जी के द्वारा जो अविन्यो ये यात्रांत वृतांत है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग मछली की जो कहानी है ये भी जान चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में होगा तो हम लोग परंपरा का मूल्यांकन, एक चैप्टर ये रह जाएगा। बहादुर हम लोग देख चुके हैं, बहादुर हमने आपको बता दिया। इसके बाद ये बचेगा नौबत खाने में इबादत, इसको भी देख लेंगे। उसके बाद शिक्षा संस्कृति और महात्मा गांधी, ये तीनों को रहने देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में ये तीनों को कवर कर लेंगे। एक क्लास और लगेंगे हिंदी में, उसके बाद संस्कृत व्याकरण आपका स्टार्ट हो जाएंगे, और उसी में हम लोग हिंदी व्याकरण भी देखेंगे, जो कि आपके हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण की हम बात करें तो दोनों में कंबाइन करके बताएंगे, ताकि आपको समझ में चीज़ें अच्छे से बेहतर से आए। और आप क्योंकि हिंदी में इस बार व्याकरण से अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए आपको हिंदी व्याकरण में भी अच्छे कंठस्थ होना चाहिए, ताकि आपको अच्छे नंबर हिंदी व्याकरण में भी आ सके। तो इस तरीके से आज हम लोग इससे ज़्यादा नहीं करते हैं, रहने देते, क्योंकि 3 चैप्टर हो चुका है, और ज़्यादा चैप्टर एक दिन में एक साथ करेंगे तो आप लोगों को भी थोड़ा सा बोरिंग लगेंगे। और जो इवनिंग वाला क्लास है उसमें इंग्लिश चलता रहेगा, और इंग्लिश में ट्रांसलेशन से 10 नंबर पूछे जाते हैं। अभी 10 नंबर की हम लोग तैयारी कर रहे हैं पूरी ट्रांसलेशन, और जनरली प्रेजेंट टेंस से पूछा जाता है, जो अभी हम आपको बता रहे हैं। उसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा। वो थोड़ा सा जो PDF है वो ड्राइव में अभी मिल नहीं रहे हैं, वो हम आपको खोज करके हम आपको भेज देंगे। साथ ही यदि हम बात करें तो आपको और जो सब्जेक्ट आपका बच रहा है संस्कृत वेद, वो जैसे कि संस्कृत व्याकरण 3-4 रोज में हम लोग, वैसे संस्कृत व्याकरण हम लोगों ने कुछ देखे भी हैं, कुछ टॉपिक हम लोगों ने कवर भी कर रखे हैं, और कुछ जो बच रहा है वो सारे कर लेंगे। और आप सबको मतलब सारा PDF भी मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग संस्कृत वेद भी देख लेंगे, और आपको मतलब तय सीमा पर समय से पहले आपका सारा तैयारी सारा सब्जेक्ट का हो जाएंगे। इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता नहीं करिए। तो इस तरीके से कुछ भी अगर आपको डाउट रहता है तो वो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं, हम निश्चित ही आपको जवाब देंगे। और आप लोग जो भी अभी तक क्लास नहीं लिए हैं वो सारे कैंडिडेट क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू।